दोस्तों स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी को डिटेल वाइज जो है वो हल करेंगे। वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट बी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? तो वृत्त यानी वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु अर्थात इस बिंदु से हमेशा समदूरस्थ हो, वृत्त कहलाता है। वृत्त की परिभाषा क्या है? वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। और वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो यह केंद्र क्लियर हो गया। यह बिंदु क्या है? वृत्त का केंद्र है। वृत्त को घेरने वाली वक्रीय रेखाएं जो है, ये रेखाएं जो वृत्त को घेर रही है वह क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। वृत्त को घेरने वाली वक्रीय रेखाएं वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या का परिभाषा हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। यानी यह पूरे, यानी ए बी, यहां से इसका नामकरण लिख ले तो ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। तो व्यास समझ में आ गया। व्यास क्या है? वृत्त के दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं वृत्त का व्यास कहलाता है। या वृत्त की सबसे बड़ी जीवाएं जो होती है वह वृत्त का व्यास कहलाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन जीवा देख लेते हैं। तो वृत्त के दो भागों में, यानी यहाँ से देखें तो एक भाग ऊपर हो जाएगा, दूसरा भाग नीचे हो जाएगा। निचले वाला जो भाग है, नीचे हिस्सा जो है वह हो जाएगा। यानी वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा खंड होती है वह वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो जीवा क्लियर हो गया। व्यास क्लियर हो गया। ये क्या है? ए बी जो है वह व्यास है। त्रिज्या क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा। तो वृत्त के एक बिंदु से, अब जैसे यहाँ से हम लिख लिए तो वृत्त का जो एक बिंदु होगा, इस बिंदु से, तो वृत्त के एक बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाएं जो होती है वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। यह क्या है? स्पर्श रेखा। यह क्या है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या है? वृत्त के एक बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करते हैं उसे हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। ये कौन सा बिंदु है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के एक बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अब यही क्वेश्चन कह दे कि वृत्त के दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा है, एक बिंदु यह है और एक बिंदु जो है यह है। तो वृत्त के दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा जो होती है वह छेदक रेखा, या इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। इसे छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। तो यह क्लियर हो गया। तो यहाँ तक अभी जो परिभाषा बताए थे, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, जीवा, उसके बाद व्यास, परिधि, स्पर्श बिंदु, ये सभी जो थे यह वृत्त से संबंधित जो है ये छोटे छोटे परिभाषा थे। अब हम इसको एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत देखें तो 10वीं के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा कि वृत्त के केंद्र से, अब मान लेते हैं कि यह वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से यह इसका केंद्र है और यह जीवा है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, या 9वां का क्वेश्चन था लेकिन 10वां के ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछ देता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। जितना भाग यह है उतना भाग यह होगा। 10वां का क्वेश्चन हो जाएगा कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर डैश होती है तो लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर डैश होती है तो त्रिज्या पर लंब हो जाती है। या कह देगा कि स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से यह क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ से घुमा कर दे दे कि वृत्त के दो बिंदु, यहाँ से यह दो बिंदु तो बता ही दिए थे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, यहाँ से यह स्पर्श कर रहा है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। और दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है।
तो यहाँ से यह क्लियर हो गया। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। यह क्लियर हो गया। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। अभ्यंतर का मतलब क्या? अंदर में। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में यानी अंदर में स्थित होता है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वृत्त के व्यास का आधा जो होता है वह त्रिज्या होता है, अर्थात त्रिज्या का दुगुना जो होगा वह व्यास होगा। तो यहाँ तक ये जो थे ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ेंगे कि क्वेश्चन जो है वह कैसे हल किया जाएगा। तो अब हम पहले सिंपल क्वेश्चन को जो है वह कवर करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो सिंपल क्वेश्चन ही तो पूछा जाएगा। कह देगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 cm है, तो वृत्त का परिधि क्या होगा? तो वृत्त का परिधि 2 πr। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 πr। तो परिधि हमें निकालना है, परिधि लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर में क्या हो जाएगा? 2 πr। परिधि बराबर में क्या हो जाएगा? 2 πr। तो हम इस पर बैठा देंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7 काट देंगे 44 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। या वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो πr², पाई का मान 22/7, r² 7 गुना 7, ये 7 से काट देंगे 22 कितना? 154 cm²। तो यह क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछेगा। अभी जैसे हम सिंपल बना लिए r 7 cm तो वृत्त की परिधि। क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछेगा कि एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 cm नहीं देकर 7 मीटर दे दिया जाएगा। एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितना है? 7 मीटर। तो धावक, एक धावक होता है वो उसके मतलब चारों तरफ या उसके उस पथ पर जो वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर या 2 चक्कर लगाता है। तो धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? धावक द्वारा तय की गई एक चक्कर में दूरी जो होगा वह वृत्त की परिधि होगा। तो 2 πr से निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 5 चक्कर लगाते हैं तो 5 से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो इस तरीका से यह क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीका से अभी जैसे बोले धावक वाला या उस वृत्ताकार पथ पर चलता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है यह घुमाकर पूछा जा सकता है। इसके बाद अर्धवृत्त में भी हम लोग हल कर लेते हैं। अब अर्धवृत्त के कह देगा कि अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है वह कितना? 14 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त की परिधि पूछा जा रहा है। क्या पूछा जाएगा? परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? πr + 2r। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? πr + 2r। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 + 2 गुना 14, 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 14 दूनी 28, जोड़ देंगे 8 4 12 2 4 2 6 1 7। तो 72 सेंटीमीटर जो है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कब? जब अर्धवृत्त की परिधि पूछा जाए तब। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? πr + 2r। अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 + 2r 2 गुना आर का मान 14। तो 7 से 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 14 दूनी 28, 44 + 28 कितना? 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल हम लोग ½ πr² पर बैठा सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी सिंपल क्वेश्चन, वो सिंपल क्वेश्चन तो हल हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज से हल कर लेते हैं। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाएगा। तो क्षेत्रफल हम लोग समझ लिए थे कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह πr² होता है। तो अब पूछा जाएगा कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। कभी कभी क्या कर देगा कि त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा और क्षेत्रफल का अनुपात जो है वह पूछा जाएगा। त्रिज्या का अनुपात जो है वह दिया जाएगा। त्रिज्या का अनुपात जो है वह दिया जाएगा। जैसे कह देगा कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। किसका अनुपात है? दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपात R2। यहाँ से यदि लिख लें R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2 बराबर में 2:3, यानी त्रिज्या का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है यानी πr1 के स्क्वायर अनुपात πr2 के स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखें तो पाई तो दोनों में, पाई दोनों में तो कट जाएगा यानी R1 के स्क्वायर अनुपात R2 के स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो R1 कितना है? 2, तो 2 के स्क्वायर कितना? 4, R2 कितना है? 3, 3 के स्क्वायर कितना? 9, 4:9। बात समझ में यहाँ से आ गया। यानी हमको इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ πr1 के स्क्वायर πr2 के स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान रखना पड़ेगा, यदि त्रिज्या का अनुपात दिया हो,
त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा हो तो हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। कब, जब त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता हो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि क्षेत्रफल का ही अनुपात दे देता है, क्षेत्रफल का अनुपात दे देता है, पाई r1 के स्क्वायर अनुपात पाई r2 के स्क्वायर बराबर में कितना, 16:25। अब यहाँ से क्या कह देगा कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी अब जो पूछा जा रहा है वह पाई r1 यानी त्रिज्या का अनुपात यानी r1 अनुपात r2 जो है वह पूछा जा रहा है। अब यहाँ से देखिए पाई r1 का स्क्वायर, तो पाई पाई यहाँ भी तो कर जाएगा, r1 का स्क्वायर अनुपात r2 के स्क्वायर बराबर 16:25 है। तब r1 r2 पूछा जा रहा है तो इसमें स्क्वायर है तो इधर तो रूट चढ़ जाएगा 16, इसको हटाएंगे तो इधर भी रूट चढ़ जाएगा 25, 16:25, 16 का वर्गमूल कितना 4, 25 का वर्गमूल कितना 5, तो 4:5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया क्या, यदि हमें त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तब हम उसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, और तब हम उसको क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। और यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात पूछा गया हो तब हम उसको क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, जो वर्गमूल निकल कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, तीसरा हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं कि त्रिज्या का अनुपात दिया हो r1 अनुपात r2 बराबर कुछ भी लिख ले सकते हैं अभी समझने के लिए, 3:5 ही लिख लेते हैं, 3:5 अभी जो निकला यहाँ से 3:5 लिख लेते हैं कि r1 और r2 का अनुपात 3:5 है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा घुमाकर कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है तो इसके परिधियों का अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात, तो ध्यान रखना पड़ेगा जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधि का भी अनुपात होगा। क्लियर हो गया, यहाँ से जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही वृत्त के परिधियों का अनुपात होगा, अर्थात 3:5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ हम देखते हैं, r1 अनुपात r2 दिया हुआ 3:5, तब पूछा क्या जा रहा है 2 पाई r यानी 2 पाई r1 अनुपात 2 पाई r2 हमें पूछा जा रहा है, 2 पाई इसमें भी है कट जाएगा, 2 पाई इसमें भी है, तो r1 अनुपात r2 ही तो बचा है और r1 अनुपात r2 ऊपर में हम लोग लिखे हैं 3:5, तो यह 3:5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। इस तरीका से तीसरा पॉइंट कि यदि r1 त्रिज्या का अनुपात दिया हो और यदि हमें परिधि का अनुपात ज्ञात करना हो तो वही, मतलब यह क्वेश्चन हमेशा यह ध्यान रखना है कि परीक्षा में यही क्वेश्चन रहेगा और यही क्वेश्चन को इसी तरीका से छाप करके जो है वो परीक्षा में आना पड़ेगा, मतलब इसी तरीका से क्वेश्चन रहेगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग समझ ही चुके हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ से r1 अनुपात r2 बराबर 3:5। अब चौथा हम लोग इसका टॉपिक पढ़ लेते हैं कि कितना घुमा सकता है, परीक्षा में कितना घुमा सकता है वो हम पहले ये घुमा कर पढ़ रहे हैं। अब कह देगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात यानी पाई r1 के स्क्वायर अनुपात पाई r2 के स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं 100 अनुपात 121। क्लियर हो गया, यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कितना, मतलब 100 अनुपात 121। क्लियर हो गया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ कितना 100 अनुपात 121 दिया गया। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, परिधियों का अनुपात क्या है। इस बार त्रिज्या का अनुपात नहीं पूछा जा रहा, परिधियों का अनुपात पूछा जा रहा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधियों का अनुपात होगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि जो क्षेत्रफल का अनुपात 100 अनुपात 121 है, तब हम इसका क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यह पाई भी कट जाएगा, यानी r1 के स्क्वायर अनुपात r2 के स्क्वायर बराबर में 100 अनुपात 121 है। अब यहाँ से देखें तो 2 पाई r1 परिधि का अनुपात पूछा जा रहा है, अनुपात 2 पाई r2, 2 पाई कट जाएगा, यानी r1 अनुपात r2 ही तो पूछा जा रहा है, यानी त्रिज्या का अनुपात ही तो हो गया। हम लोग सॉल्व करेंगे तो त्रिज्या का अनुपात के लिए क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है इधर हम लोग रूट चढ़ा देंगे, 100 अनुपात रूट अंदर 100 अनुपात रूट अंदर 121, 100 का अनुपात 10 यानी 100 का वर्गमूल 10 और 121 का वर्गमूल 11, तो 10 अनुपात 11 यही हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अभी जो बताएं ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये हर हाल में परीक्षा में छापा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट अगला जो है यानी अगले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं अगले टाइप का।
अर्धवृत्त का कभी कभी क्या किया जाएगा कि परिमाप दिया जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप दिया जाएगा, तब कहेगा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए या उसकी त्रिज्या निकालने के लिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अब जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm है, एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितना होगी? तो अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r बराबर में कितना? 36। तो हमें त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो पाई का मान 22/7 गुना आर, या तो हम क्या कर सकते हैं, आर कॉमन भी ले सकते हैं, 2r बराबर में कितना? 36। अब यहाँ से 22r/7 प्लस में 2r बराबर में 36, यहाँ से भी इनको जोड़ कर सकते हैं, 22r प्लस 7 दूनी 14r/7 बराबर में 36। अब 36 से हम क्या कर लेंगे, इधर गुना भी कर सकते हैं, तो 22 और 14 कितना हो जाएगा? 36, r/7 बराबर में 36, 36 से 36 काट देंगे एक बार में, r बराबर में कितना? 7 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। या हम इसको क्या कर सकते हैं, पाई आर प्लस 2r है तो हम r कॉमन भी ले सकते हैं, पाई आर प्लस 2r है बराबर में 36 दिया गया है, r हम कॉमन भी ले सकते हैं तो पाई प्लस 2 आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, जब अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया यानी परिधि दिया गया हो और हमें त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या निकाल लेंगे। यदि वृत्त की परिधि दिया गया हो, अब जैसे कह देगा कि एक वृत्त की परिधि 88 cm है, एक वृत्त की परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है इस तरीका से। एक वृत्त की परिधि 88 cm है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो 88 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर में कितना? 88, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर में कितना? 88। अब यहाँ से देखें 22 दूनी 44/7 गुना आर बराबर में कितना? 88, तो आर बराबर 88 गुना 7/44, 44 दूनी 88, तो यहाँ से 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। चूंकि सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर था तो इसलिए सेंटीमीटर मीटर में रहेगा तो मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। जब आर पूछेगा तो आर 14 सेंटीमीटर, लेकिन जब डी पूछा जाए कि डी क्या होगा तो डी बराबर में 2r, तो 2 गुना 7 यानी 14 है यहाँ, तो 2 गुना 14, तो 14 दूनी कितना? 28 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से यह नया टॉपिक यह भी क्लियर हो गया कि यदि वृत्त की परिधि दिया जाए या अर्धवृत्त की परिधि दिया जाए तो हमें उसकी त्रिज्या पूछा जाए या उसका व्यास पूछा जाए तो यहाँ से जो है हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं, यानी अब इसमें कहीं कोई फंसने की दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी क्षेत्रफल ही दे देगा कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² है तो इसकी परिधि क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। इस तरीका से क्वेश्चन दिया जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बराबर में 154, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर में 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुना 7/22, 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर में कितना? 49, आर बराबर √49, 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या पूछा गया हो तब तो त्रिज्या डायरेक्ट यहाँ से 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा, लेकिन यदि परिधि पूछा जाए तो परिधि क्या कर लेंगे? फिर परिधि बराबर में 2 पाई आर आगे प्लस कर देंगे, परिधि बराबर में 2 पाई आर, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना? 7, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से यह क्लियर हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल दिया जाए और परिधि पूछा जाए तब भी यह क्लियर कर लेंगे, क्षेत्रफल दिया रहेगा और त्रिज्या पूछेगा तब भी वह क्लियर कर लेंगे, क्षेत्रफल दिया रहेगा व्यास पूछेगा तब भी क्लियर कर लेंगे। वृत्ताकार पथ पर धावक दौड़ रहा है, कितने चक्कर में मतलब कितना दूरी तय करेगा वह भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करते हैं। ये अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो आपस में बराबर है, यानी एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, यानी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये पूछा जा रहा है कि ये आपस में क्या है? बराबर है। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से यहाँ से एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर में कितना? 2 मात्रक, 2 मात्रक, आर बराबर में कितना? 2 मात्रक। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से? यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो आर का मान कितना हो जाएगा? 2 मात्रक ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे
कि एक वृत्त के तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब कह देगा कि इसी क्वेश्चन में सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे कि एक वृत्त के तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी थीटा यानी 60 डिग्री हो और आर कितना 7 सेंटीमीटर हो। यानी एक वृत्त के तिर्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं तिर्यखंड का कोण 60 डिग्री, यानी थीटा 60 डिग्री या त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर है। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तिर्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 60 बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7 गुना आर स्क्वायर 7 गुना 7, 7 से 7 काट देंगे, 6 36, 2 से 3 यानी 2 तिया 6, इसके बाद 11, तो 11 सत्ते कितना 77 बटा 3 CM स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में केवल और केवल सूत्र पूछेगा। हाँ, इसमें घुमा सकता है, क्या घुमा देगा, थीटा के जगह पर कुछ भी दे दे, थीटा का मान P डिग्री, आर के जगह पर आर दे दे, तब तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे P बटा में 360 पाई और स्मॉल आर के जगह पर क्या कर देंगे कैपिटल आर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कह देगा कि एक वृत्त के तिर्यखंड का क्षेत्रफल होगा जिसका कोण थीटा P डिग्री और त्रिज्या आर जो है वो क्या स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर दे दे, तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल P बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह क्लियर हो गया यहाँ से। इसके बाद यदि कह दे कि चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वह थीटा बटा 180 पाया, थीटा बटा 180 पाया। क्लियर हो गया। एक वृत्त कह देगा कि एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करें, यानी यदि उसके तिर्यखंड का कोण जो है वह यही क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें कह देगा कि चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो थीटा कितना 60 डिग्री, तो 60 बटा में 180, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 7, 7 से 7 काट देंगे, 6 का 18 3 बार में, यहाँ से 6 का 18 3 बार में काट देंगे। यहाँ चूंकि 360 था इसीलिए 6 बार में काटे, यहाँ 180 था इसलिए 3 बार में कट गया, यानी 6 का 18 एक जीरो से अपने जीरो जो है वह स्वतः कट जाएगा। उसके बाद कितना बच जाएगा 22 बटा 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा चाप की लंबाई। जब चाप की लंबाई पूछा जाए तो सूत्र क्या होगा थीटा बटा 180 पाई आर, थीटा बटा 180 पाई आर। यह क्लियर हो गया। आगे यदि कह दे लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सभी दीर्घ उत्तरीय मतलब लघु उत्तरीय क्वेश्चन में जो है या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये सूत्र तो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हम सूत्र को जो है यह कवर कर रहे हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर इसी में दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। या क्या दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल है। इसका दूसरा सूत्र भी है 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यह इसका दूसरा सूत्र भी है। क्लियर हो गया। यहाँ से दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, या इसके बदले में हम यह भी कह सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सेम यही बात होगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर में से इन सभी को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या हो जाएंगे दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएंगे दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, और इसी सूत्र पर हम लोग बैठा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है ये हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी की जाए, एक वृत्त की त्रिज्या जो है वह दोगुनी किया जाए, तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात या परिधियों का अनुपात या अभी जो बताए थे वही सेम क्वेश्चन जो शुरुआत में बताए थे वही, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये त्रिज्या का अनुपात नहीं देकर दुगुना इस तरीका से कह दिया। तो दुगुना का वह भी तो अनुपात ही है। अब जैसे कह दे कि एक वृत्त की त्रिज्या दुगुनी की जाए, तो पहले R1 कितना था 1 था, अब R2 को क्या किया गया दुगुना, 1 2 गुना 2। अब हम लोग इसका अनुपात
अनुपात निकालने, तो R1 अनुपात R2 कितना 1:2। अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, परिधियों का अनुपात पूछे, तभी तो वही क्लियर हो गया। परिधि का अनुपात पूछेगा कि परिधि कितना गुनी बढ़ जाएगा, तो परिधि 2 गुना बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कहेगा कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। क्षेत्रफल के हम यदि अनुपात निकालने, पाई R1 के स्क्वायर अनुपात पाई R2 के स्क्वायर, तो 1:1 और 2 का अनुपात, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1:4, यानी क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन परिधि क्या होगा, 2 गुना ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या 2 गुना बढ़ा दिया जा रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो परिधि क्या होगा, 2 गुनी ही रह जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुनी हो जाएगा। कह देगा यदि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, त्रिज्या को आधा किया जा रहा है, तो बस हम इसका स्क्वायर कर लेंगे ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी क्षेत्रफल जो है 1/4 गुना हो जाएगा, यानी चौथाई उसका क्षेत्रफल रह जाएगा। यहाँ से यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हल करते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए, तो यह बता ही दिए थे। अगला क्वेश्चन, इसमें जितना लगभग क्वेश्चन दिया गया है तो लगभग में सारा क्वेश्चन वह क्लियर हो गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई cm स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगा, और पाई में दिया गया है, तो यह भी तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग और अंतर, इस टाइप का क्वेश्चन जो है यह एक देखने को मिला है कि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग पूछ दिया जाए या अंतर पूछ दिया जाए, तब जो हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अब जैसे कह देगा कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्याओं का अंतर 74 है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाया और त्रिज्या कितना r, तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना 74 दिया गया है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना 74 दिया गया। तो यहाँ से देखिए 2 पाई r माइनस r बराबर में 74। r चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, r यदि हम कॉमन ले लिए तो 2 पाई माइनस में कितना 1 बराबर में कितना 74। कहीं कोई दिक्कत, 2 पाई माइनस 1 बराबर में कितना 74। क्यों? क्योंकि r हम यहाँ से कॉमन ले लिए। अब हम आगे r यहाँ से हल कर लेते हैं। 2 गुना पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर में 74। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 22 दूनी 44/7 माइनस यहाँ से अब 1 बराबर में 74। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको भिन्न का घटा r इंटू 44 और माइनस में 7/7। अब यह कैसे आया, यहाँ से हम लोग देखें तो बटा में 1 देकर भिन्न के घटा किए, 7 1 का लघुत्तम 7, 44 माइनस 7/7 बराबर में कितना 74। 44 में से 7 को घटा लेंगे 37, r गुना 37/7 गुना 74, तो r बराबर में कितना 74 गुना 7/37, 37 दूनी 74, तो r बराबर में कितना 14 सेंटीमीटर। r बराबर में कितना 14 सेंटीमीटर, यानी 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्याओं का अंतर यानी घाटा, एक वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r माइनस त्रिज्या r का अंतर यानी घाटा 74 दिया गया, तो हमें r का मान पूछा जा रहा था, तो इसे कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन कि यह नहीं पूछकर यह पूछ दे कोई कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्याओं का योग, जैसे एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्याओं का योग यदि दिया जाए, जैसे 51 दिया गया, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्याओं का योग जो है 51 दिया गया, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगला सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्याओं का योग कितना दिया गया 51, तो योग यानी माइनस के जगह पर प्लस दे दिया गया। क्वेश्चन सेम है तो हम इसको भी हल कर सकते हैं। कैसे, तो 2 पाई r प्लस r बराबर में कितना 51। अब इसे हम वही करेंगे, 2 पाई कॉमन, तो यहाँ से कितना यानी r कॉमन ले लिए, r क्या किए कॉमन लिए, तो 2 पाई प्लस में 1 बराबर में कितना 51। अब जैसे यहाँ किए सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करेंगे प्लस करते चल जाएंगे। r इंटू 2 गुना 22/7 प्लस 1 बराबर में 51, r इंटू 22 दूनी 44/7 प्लस 1 बराबर में 51। यहाँ से यहाँ जो क्वेश्चन सेम हल किए थे सेम वही है, सिर्फ माइनस के जगह पर क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। r इंटू 44 प्लस में यहाँ से 44 प्लस में 7/7
बराबर में 51, आर 44 और 7 को जोड़ देंगे कितना 51/7 बराबर में 51। और हम लोग यहाँ से अब तो परिपक्व हो गए, 51 को एक बार काट लेंगे तो आर बराबर में 1 × 7 कितना 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है कि यह 7 और 14 ही निकले, कुछ भी निकल सकता है, लेकिन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया जाए या परिधि त्रिज्या का योग दिया जाए, तब हम इस तरीका से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक अन्य क्वेश्चन जो है यह कि एक वृत्ताकार जो है वह एक गाड़ी के, हम लोग कह सकते हैं कि एक गाड़ी के वृत्ताकार टायर की जो है वह त्रिज्या दिया जाएगा, तो वह मतलब उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी तो यानी वृत्त की परिधि, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर में क्या हो जाएगा वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि निकाल लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यदि एक चक्कर में तय की गई दूरी पूछा जाता हो। तो बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।